हेलो स्टूडेंट्स, बैंक के साइकिल ऑफ इरोजन के पार्ट 2 लेक्चर के अंदर आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैंने प्रथम प्रावस्था यानी कि आफस्थिजिंडे इटविक्लम तक किया है। अब जो दूसरी प्रावस्था है वो ग्लीक फर्मिंग इटविक्लम। ये इसमें मैंने पहले भी बताया, ग्लीक फर्मिंग इटविक्लम का मतलब है समान दर से विकास। तो इसमें ग्लीक फर्मिंग इटविक्लम का अर्थ है स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण यानी घाटी की दर के आधार पर इस प्रावस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रावस्था ए, प्रावस्था ए, प्रावस्था ब और प्रावस्था स। तो प्रावस्था ए में बढ़ती दर से उत्थान होता है। इसमें प्रावस्था ए के अंदर बढ़ती दर से उत्थान होगा। निरपेक्ष उच्चावच यानी कि सागर तल से ऊंचाई में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होती है। निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होगी तो इससे क्या होगा, निरपेक्ष उच्चावच यानी कि सागर तल से ऊंचाई थोड़ी सी अभी ऐसे ग्राफ ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होती है ये इसका उच्चावच बढ़ने की दर। तो बढ़ती दर से उत्थान हो रहा है। अतः निरपेक्ष उच्चावच यानी कि सागर तल से ऊंचाई में वृद्धि होती है। निरपेक्ष उच्चावच बढ़ रहा है। निरपेक्ष उच्चावच बढ़ रहा है क्योंकि उत्थान की निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होती है। तो उत्थान जो है, उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन से अधिक होती है। इसमें लिख भी रखा होगा, उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होती है। तो क्या होगा, जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों में तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि पर आफस्थिजिंडे इटविक्लम की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती है। ये इसका डायग्राम देखिए, ये वाले पहली ये वाला दूसरी का प्रावस्था ए में यहाँ भी वी का आकार की घाटी बनेगी, लेकिन ये देखिए ये ऊंचाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि निम्नवर्ती अपर्दन की अपेक्षा ऊंचाई का बढ़ना तेजी से हो रहा है। तो ये दोनों ग्राफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रावस्था ये क्या नाम है, प्रावस्था ए होगी ग्लीक फर्मिंग की। अब प्रावस्था ब, प्रावस्था ब में निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, यानी कि निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है, अर्थात वह स्थिर रहता है। निरपेक्ष उच्चावच स्थिर। शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें बराबर होती हैं। स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, परंतु जितना उत्थान होता है उतना ही अपर्दन भी हो जाता है। जितना उत्थान हो रहा है उतना ही अपर्दन होगा, तो ग्राफ कैसे, ऐसे बिल्कुल सीधा बनेगा यूं। स्पष्ट है कि अब स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, परंतु जितना उत्थान होता है उतना ही अपर्दन भी हो जाता है। तो सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है। क्लियर? निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहते हैं।
इस तरह प्रावस्था की भी समान विकास वाली होती है, क्योंकि निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर रहते हैं। इसके डायग्राम में देखिए, दूसरे में ये जो दूसरा है इसमें देखिए, ये बिल्कुल सीधी रेखा दिखाई है मैंने, और ये भी सीधी, यानी निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर रहते हैं। और यहाँ पर भी ये वी आकार की घाटी बनाई है। अब प्रावस्था स, दूसरे की स, यहाँ पर उत्थान समाप्त हो जाता है। अब स्थलखंडों का ऊंचाई बढ़ना समाप्त। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच, शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है, यानी कि अब इसके बजाय ये जो ग्राफ है ये नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि निरपेक्ष उच्चावच कम होगा और सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है। तो शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। एक बार फिर से देखो इसको, स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगती है, क्योंकि उत्थान का अभाव है, यानी कि उत्थान अब नहीं हो रहा है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है, यानी कि घाटी गर्तन जारी रहता है, परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। ये आप 4-5 बार इस क्वेश्चन को करेंगे जब आपके समझ में आएगा। वैसे नहीं तो बहुत मुश्किल सा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें जर्मन शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो ये दूसरी प्रावस्था जो है, ग्लीक-फर्मिंग-इट्विक्लन के 3 प्रावस्थाएं बताई, प्रावस्था ए, बै और से। इसके बाद में आफस्ती जिंडे इट्विक्लन। इसका मतलब है स्थल रूपों के घटती दर से विकास की प्रावस्था। इस प्रावस्था में पार्श्विक अपर्दन, यानी कि पार्श्विक मैंने जो कि क्षैतिज अपर्दन, या पार्श्विक अपर्दन लंबवत या निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है। मैंने ये बताया था ना, ये वी आकार की घाटी में ये तो घाटी का निम्नवर्ती अपर्दन हो गया। जब ये पार्श्विक अपर्दन ऐसे होगा, यहाँ से घाटी का चौड़ा होना शुरू होगा, यूँ घाटी चौड़ी हो जाएंगी, तो ये यू आकार की घाटी में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर घाटी के चौड़े होने की प्रक्रिया अधिक होती है एज कंपेयर टू लंबवत या निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है और निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट आने लगती है। तेजी से गिरावट आने लगती है निरपेक्ष उच्चावच में। ये देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये बहुत तेजी से गिरावट आती है, और ये नीचे घाटी गर्तन में भी गिरावट आ रही है, यानी कि घाटी भी गहरा हो रही है और निम्न निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष दोनों में गिरावट महसूस की जाती है। निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है क्योंकि उत्थान समाप्त हो गया, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में तेजी से कमी हो रही है। सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट होती है। मैंने कहा ना, निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों नीचे की ओर ग्राफ, क्योंकि जल विभाजक शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग ढाल तथा गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटी की
तलियों का अपर्दन अत्यधिक कम हो जाता है। यानी अब घाटी गर्तन होना लगभग बहुत कम हो जाता है, घाटी का चौड़ा होना शुरू होता है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियां रह जाती हैं, जिन्हें पैंक ने इंसेलबर्ग नाम दिया है। ये देखो, इंसेलबर्ग। इनको इंसेलबर्ग। डेविस ने क्या कहा था? मोनार्डनाक। तो डेविस का तो मोनार्डनाक और पैंक का इंसेलबर्ग, दोनों आकृतियां समान हैं। उसने तो जब मैदानी समतल समप्राय मैदान के अंदर जो नुकीली पहाड़ियां रह जाती उसको मोनार्डनाक कहा, और इसने इसको शंक्वाकार पहाड़ियों को इंसेलबर्ग कहा। तो ये आपका कई बार परीक्षा में तुलनात्मक अध्ययन आ जाता है, इसलिए मैं बार बार डेविस की भी चर्चा कर रहा हूँ। अंततः इंसेलबर्ग भी संप्राय हो जाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इंसेलबर्ग ये पहाड़ियाँ हैं, ये भी धीरे धीरे इनका प्रदन हो जाता है और ये संप्राय समस्त जो स्थलखंड है वो समतल हो जाता है। और इस प्रकार से इसने जो समतल मैदान है उसको क्या कहा? एंड्रम। उसने क्या कहा था? पेनीप्लेन। डेविस ने पेनीप्लेन कहा था और इसने एंड्रम कहा। तो देखिए, अंततः इंसेलबर्ग भी संप्राय हो जाते हैं और समस्त स्थलखंड ढाल वाले हॉलैंडनेक वॉश ढाल का विस्तार हो जाता है। आवस्थी जिंडे इटविक्लम के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को एंड्रम कहते हैं। क्लियर? तो ये एंड्रम हो गया। तो डेविस का भी अपर्दन चक्र आपके ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, ये इस प्रकार से मैदानी भाग में वाश ढाल है उसका हाल्डेनाग, और जो नुकीली पहाड़ियाँ हैं उनको इंसेलबर्ग, और मैदानी भाग को एंड्रम। तो ये आपको इनके जो टेक्निकल वर्ड्स जो इस्तेमाल किए हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो पैंक का साइकिल ऑफ इरोजन है उसकी जो 3 प्रावस्थाएं हैं, इसकी विस्तार से मैंने चर्चा की। अब इसमें कुछ इसका जो क्रिटिसिज्म है, जैसे डेविस का भी किया था, तो पैंक का भी क्रिटिसिज्म हमें करना पड़ेगा अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो पैंक से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह आलोचना की गई जिस तरह डेविस के मॉडल की जर्मनी में। देखो, ये डेविस था अमेरिकन था और पैंक था जर्मन था, तो ये आपस में एक दूसरे की इन्होंने आलोचना की। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पैंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन या भूपटल में सतह संचलन की संकल्पना का विरोध किया। अमेरिकियों ने प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादों में व्यक्त किया गया कि पैंक का ढालों के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद में अनुवादों में बताया गया कि पैंक ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। शुरू में तो कहा कि नहीं करते और बाद में कहा कि विश्वास करते थे। इस तरह स्पष्ट है कि पैंक के जो सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं उनके विचारों की अंग्रेजी में गलत व्याख्या के कारण हुआ। सारांश में हम पैंक के सिद्धांत की उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी कि डेविस के सिद्धांत को। यानी कि डेविस के सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता इसलिए मिली, एक तो वो बिल्कुल सरलीकृत ढंग से उसको समझाया गया है, जबकि पैंक का जो मॉडल है उसके अंदर जर्मन की शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए सामान्य लोगों को इसको समझने में बहुत दिक्कत आती है। ये पैंक की आलोचना है। तो इस प्रकार से जो पैंक का साइकिल ऑफ इरोजन है, ये क्वेश्चन आपको मैंने 3 प्रावस्थाओं में बताया। इसके अंदर मैंने बता दिया प्राइमारम से लेके और एंड्रम तक की 3 प्रावस्थाएं
इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।